हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है और लास्ट का थियरी एक बचा हुआ था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो है इसके न्यूमेरिकल्स पे आना है। हम बहुत से स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से ही मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये मॉडर्न फिजिक्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न फिजिक्स कोई चैप्टर का नाम है। एक्चुअली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, ठीक ना, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट या एटम न्यूक्लिया, ये सब जो पढ़ते हैं आप, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है। तो इसमें हम लोगों को लास्ट बचा हुआ था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए इसका एक स्पेशल लेक्चर ही बना लेते हैं कि आपको बेहतर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखे। वो तो हम नोट्स भी अपलोड कर देंगे कि नोट्स देख करके भी अपना बना लेंगे और टोटली इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहे, ठीक ना। तो आइए पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए, जैसे आप पिछले क्लास में डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े थे कि जब कोई स्मॉलर साइज का मटेरियल पार्टिकल मोशन में आता है तो वो भी वेव नेचर को शो करता है, और ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था जिसमें वो बतलाए थे कि मैटर वेव का जो वेवलेंथ है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस फ्लो होने लगे, उसमें मोमेंट आए तो वो भी वेव जैसा नेचर शो करता है, और उसका वेवलेंथ जो होता है h/p, यानी कि मोमेंटम h/mv होता है, ठीक है। लेकिन ये डी ब्रॉगली जो कंसेप्ट दिए थे उसका प्रूफ नहीं दिए थे। वो इमेजिनेशन किए थे कि जब एनर्जी 2 ही फॉर्म में होता है, मास या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, तो यानी कि मास को भी हम वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी आधार पे जो है वो अपना कंसेप्ट दिए थे। बाद में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के हेल्प से ये प्रूफ किया गया कि डी ब्रॉगली का जो कल्पना था, हाइपोथेसिस था, वो सही था। तो आइए कैसे, देखिए, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ये मेटल है और इसको गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक ना। ये हाई पावर सप्लाई है, हाई वोल्टेज को हम लोग HT बोलते हैं, लो वोल्टेज को जो है ना LT बोला जाता है। तो जैसे यहाँ जो बैटरी लगा हुआ है ना, देखेंगे आप बुक में इसको LT लिखेगा, ये लो वोल्टेज सिंगल बैटरी है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ एक सिलेंडर लगा हुआ है, इसको हम लोग कोलिमेटर बोलते हैं। इस सिलेंडर जो है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को एक यूनिडायरेक्शनल बना देता है, सिंगल डायरेक्शन में ना स्ट्रेट लाइन में जाए इस तरह से, मतलब स्कैटर्ड ना होकर के एक लाइन के लॉन्ग पैरेलल बीम हो जाए, वो उसी का काम करता है, बैरल का काम करता है, जैसे गन वगैरह में कैसे लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस सिलेंडर और इसके बीच जो है, आप कह सकते हैं गन के बीच जो है या मेटल कैथोड के बीच जो है, पोटेंशियल डिफरेंस को, हाई पावर वोल्टेज को इस्टाब्लिश कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है और हाई वोल्टेज के वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का बीम निकला, मतलब समझो कैथोड रे निकला, ये जा करके इस निकेल क्रिस्टल से टकराता है, ठीक ना। निकेल क्रिस्टल है ये, इस निकेल क्रिस्टल से टकराया, और क्रिस्टल से टकराने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है ना। समझो छितरा गया इधर उधर, स्कैटर्ड हो। अब ये जो मूवेबल कलेक्टर है या स्केल कहो, इस स्केल पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्कैटर्ड बीम आया ना, उसका इंटेंसिटी सब जगह मापते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 50 डिग्री के एंगल पे, थीटा का वैल्यू जब 50 डिग्री होता है तो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, यानी यहाँ इस पोजीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम है बाकी के कंपैरिजन में। हर जगह इंटेंसिटी तो है, लेकिन 50 डिग्री के एंगल पे सबसे ज़्यादा जो है इंटेंसिटी है। इसके अलावे जब हम लोग इस हाई वोल्टेज सप्लाई को
वोल्टेज को जब चेंज करते हैं, जनरली 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। तो वोल्टेज को जब हम लोग चेंज करते हैं ना, तो क्या देखते हैं कि 54 वोल्ट पे ये इंटेंसिटी जो है ना सबसे ज़्यादा है। यानी कि 44 से वोल्टेज बढ़ाने लगे, इंटेंसिटी बढ़ रहा है, लेकिन 54 वोल्ट पर सबसे ज़्यादा है। अब 54 से ज़्यादा होते हैं तो फिर इंटेंसिटी जो है कम होने लगता है। यानी कि दो हम लोग कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट तो ये कि 50 डिग्री के एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, ये वोल्टेज जब 54 वोल्ट होता है तब इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखें, अब हम लोग ये जो वेव स्कैटर्ड होकर के यहाँ आ रहा है उसका वेवलेंथ मेजर्ड करें तो उसका वेवलेंथ क्या आना चाहिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर मान लो कैथोड और गन के ये सिलेंडर या कॉलीमेटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, यानी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर V हो, तो Q इंटू V होता है हाफ MVA स्क्वायर, EV इक्वल टू हाफ MVA स्क्वायर। तो इसके हेल्प से हम लोग V निकाल सकते हैं, नहीं 2EV डिवाइडेड बाई M अंडर रूट। चलो V निकल गया। V जो है ना ये स्पीड हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, और ये कैपिटल V जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ठीक, अब देखें, अब अगर हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बात करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, तो H बाई MV याद करो, और V कितना है 2EV बाई M। देखो तो क्या आ गया, H बाई देख लो अंडर रूट 2MEV, यही ना आ गया। जहां H का मतलब क्या है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, I हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये तीनों चीज तो हमको मालूम है और 2 तो मालूम है। जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं H का, M का, E का, तो क्या देखते हैं कि वेवलेंथ जो आता है 1.227 डिवाइडेड बाई अंडर रूट V, क्योंकि ये वोल्टेज वेरिएबल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को तो हम सेट कर सकते हैं, इतना नैनोमीटर वेवलेंथ आता है। ठीक ना, ये डी ब्रॉगली के जो दिया गया कंसेप्ट है उसके आधार पे हम वेवलेंथ निकाले। और अब हम लोग क्या किए कि 54 वोल्ट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखो हम लोग जब ग्राफ खींचते हैं ना तो अलग अलग वोल्टेज पर 54 वोल्ट के लिए खींचे, ग्राफ इस तरह से आया और इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हुआ 50 डिग्री के एंगल पर, किस वोल्टेज पे 54 वोल्ट पे। तो ठीक, जब यहाँ हम लोग 54 पुट करते हैं, व्हेन वी पुट V इक्वल टू 54 वोल्ट, तो 1.227 डिवाइडेड बाय रूट 54 इतना नैनोमीटर। तो आप क्या देखेंगे 0.167 नैनोमीटर आया। मतलब कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से सोचे तो जो ये इलेक्ट्रॉन का बीम यानी मैटर वेव कैथोड रे यहाँ टकराया है, टकरा के यहाँ पहुँचा, इंटेंसिटी मैक्सिमम दे रहा है इस पोजीशन में। तो खैर इंटेंसिटी क्या है वो तो बाद की बात है। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या होना चाहिए 0.167 नैनोमीटर, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कह रहा है। लेकिन एक होता है ब्रैग्स लॉ, ये तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकाले। एक होता है ब्रैग्स लॉ। तो देखो ब्रैग्स लॉ जो है ना
वो पढ़ना तो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ब्रैग्स लॉ के हेल्प से जब हम लोग इसके इंटेंसिटी को निकालते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला जाता है। देखो निकेल जो है, निकेल क्रिस्टल में जो एटम जो है एक सर्टेन लेयर में एडजस्ट रहता है, जिसको क्रिस्टल लेयर हम लोग बोलते हैं। जैसे जानते होगे ना, जैसे मान लो कोई मेटल ही है, अब एटम इस लेयर में, दूसरा क्रिस्टल लेयर ये है, तीसरा ये है, एक लेयर में वो अरेंज्ड। अब सोचो होता क्या है, थोड़ा समझना, ये ब्रैग्स लॉ समझाने की कोशिश करें, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्रैग्स लॉ के हेल्प से इंटेंसिटी को निकालते हैं, तब भी हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो वेवलेंथ आ रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेवलेंथ आ रहा है, वो इसी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। बस फर्क ये होता है, ये 0.167 है, उसमें 0.166 नैनोमीटर आता है, यानी डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो सही है। लेकिन ये ब्रैग्स लॉ चूंकि समझ में नहीं आता है, क्योंकि पढ़े हुए नहीं हैं, तो देखो इसमें जो है ना, होता क्या है, जैसे मान लो इधर से लाइट इंसिडेंट हुआ और इस क्रिस्टल लेयर से टकरा के इधर गया, और कुछ जो है लाइट रिफ्रैक्ट कर गया, अब फिर इससे टकरा करके गया, और ये जो इंटरफेरेंस किया, तो दो वेव मिल करके ना, तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो वैसे ही अगर ये लेयर से टकरा करके आया, फिर दूसरा लेयर से टकरा करके आया, तो दो वेव मिला और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया होगा, तो यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और उसमें जो है अगर एक क्रिस्टल लेयर के बीच का गैप d हो, तो देखो हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रैग्स लॉ पढ़ना नहीं है, तो उसमें जो है 2d साइन थीटा जब n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए तो n के जगह 1 रख दें, तो हम लोग d का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जब पुट करते हैं तो लैम्डा का वैल्यू जो है 0.166 नैनोमीटर आता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझें, नहीं हो तो ब्रैग्स लॉ हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं अलग से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो एग्जाम में क्या करना है, पहले तो ये डायग्राम बनाना है, ये भी डायग्राम बना लेना है, जिसमें बतलाता है कि 50 डिग्री के एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है, 54 वोल्ट उस समय पोटेंशियल एक्सलेटिंग वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, लिटरेचर में क्या लिखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना चाहिए, तो सब लिखा हुआ नोट्स में नहीं दे रहे हैं, कि मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो सिलेंडर है उस इलेक्ट्रॉन बीम को पैरेलल कर देता है, ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है ना, ये सब चीज़ लिखा हुआ नोट्स में रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस कैलकुलेशन यहाँ से है कि अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज v है तो E v = ½ mv², यहाँ से v निकाले और डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ निकाले तो वेवलेंथ इतना आया। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि ये जो वेवलेंथ आया, जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ब्रैग्स लॉ के हेल्प से जब वेवलेंथ निकालते हैं, तब वो भी वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो सही है, यानी डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूफ करता है। ठीक है, मैं इसका जो है पूरा लिखा हुआ ये नोट्स भी अपलोड करवा दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। हाँ, जैसे देखिए लास्ट में यहाँ तक लिख लिए ना, इसके बाद जो है यहाँ क्या लिख दिए कि व्हेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज ऑब्टेन्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ ब्रैग्स लॉ, वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1.66 या 1.65 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज सिमिलर टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रॉगली के हेल्प से जो वेवलेंथ निकाले वही वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी आया जब ब्रैग्स लॉ से निकाले। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट बता दिया कि डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो सही है। ये जानेंगे 1929 में इसी के लिए नोबेल प्राइज डी ब्रॉगली को दिया गया था। ठीक है,
तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का प्रूफ एक तरह से हो गया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में जो भी थियोरेटिकल कंटेंट था वो खत्म हो गया। नोट्स को अपलोड करवा देते हैं, जिसको आप लिख लीजिएगा। ये 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसमें हम कोई न्यूमेरिकल कोई इंटरमिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी आपको लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, जिससे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है ये आपके पास एक स्पेशल लेक्चर के रूप में रहे। और अगले लेक्चर में जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे और तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।